चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा आज का टॉपिक है प्लांट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। आज हमारा प्लांट किंगडम का, जिसे हम कहेंगे कि किंगडम है हमारे पास प्लांटिंग यानी पादप जगत। पादप जगत के अंदर हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं शैवाल को, जिसे हम एल्गी कहते हैं। इससे रिलेटेड आज हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो साइंस के अंदर बायोलॉजी का हमारा जो भी हम बात करें, प्लांट बायोलॉजी के अंदर जो हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन चल रहा था, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ क्या एल्गी क्या होती है, किस तरीके के प्लांट हैं। और ये वही ग्रुप है जहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या किया गया था, उत्पादन किया गया था। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया थे हमारे पास, मोनेरा जगत के अंदर हमने पढ़ा था, मोनेरा किंगडम के अंदर, कि ऑक्सीजन का उत्पादन तो बैक्टीरिया के द्वारा हो गया था सबसे पहले। लेकिन वो जो ऑक्सीजन जो उनके द्वारा बनाई जाती थी, वो ऑक्सीजन उन्हीं की रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त हो जाती थी। तो फ्री ऑक्सीजन उस समय पर उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई उद्वकाश के हिसाब से यदि बात करें अपन किसकी, इस शैवाल की, एल्गी की, तो शुरुआत ही पादप जगत की यहीं से होती है। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया और इस पृथ्वी पर बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई और ऑक्सीजन फ्री अवस्था में मिलना शुरू हुआ। तो बात करते हैं, देखो क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी एल्गी की। तो एल्गी की यदि बात की जाए, हमारी जो शैवाल है, जैसे हम क्या कहते हैं भाई, शैवाल कहते हैं। ये हमारा शैवाल है। ये शैवाल हमें, मतलब देखा जाए तो ये जो शैवाल है हमारी, जैसे हम एल्गी कह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको चोई या काई के नाम से भी जाना जाता है। ये फिसलन पैदा करती है नमी वाले स्थान में या फिर जलीय होती है, वहां पर इसका जीवन यापन होता है। और ये हमारे पास पहले प्लांट हैं जिनके अंदर अभी पूरी तरीके से पौधा जो होगा ना इसका, वो पूरी तरीके से जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं हुआ है। तो इस ऐसी संरचना को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं थैलस। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो ये हमें अलग अलग कलर की एल्गी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वजह ये है, अब जो एल्गी है हमारे पास, ये हमें हमेशा ग्रीन कलर की दिखाई नहीं देगी, हरे कलर की दिखाई नहीं देगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण करती है और इनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के पाए जाने की वजह से ये हरे रंग की हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर और अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। उस आधार पर ये हमें अलग अलग रंग की दिखाई देती है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले रेड एल्गी, इसका मतलब इसके अंदर कोई लाल रंग का वर्णक पाया जाता होगा, इसलिए ये लाल रंग की हमें दिखाई दे रही है। ये इसकी संरचना होती है। इस तरीके से इसका पादप शरीर जो होता है वो होता है। अक्सर हमने देखा होगा कि समुद्रों की सतह पर इस तरीके से ये क्या हो जाती है, फैल जाती है। और लाल समुद्र का पानी, लाल जो हमें दिखाई देता है ना, वो इसी की वजह से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस समुद्र के अंदर लाल रंग की एल्गी पाई जाती है, जिसके अंदर जो वर्णक होता है ना, वो कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो समुद्र का पानी हमें कैसा दिखाई देता है, फिर लाल दिखाई देता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल जिनको हम कहते हैं, जो कि हमें समुद्र की सतह पर देखने को मिल जाती है। इस रंग की, ये ब्राउन कलर की हमें दिखाई देती है, इसलिए ब्राउन एल्गी इसका नाम पड़ जाता है। और तीसरी, हमने अक्सर ये देखा ही होगा, कहीं पे हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहता है, नदी तालाब हैं, समुद्र हैं, अक्सर कईयों जगह पर हमें देखने को मिल जाती है, बहुत ज्यादा फिसलन उत्पन्न करती है। ये हमारे पास है क्या, ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं। अक्सर ये आपने देखा होगा, हमारे आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। हरी इसलिए है ये क्योंकि इसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिस आधार पर ये हमारी हरे रंग की शैवाल कहलाती है। दूसरी बात करें, कुछ उदाहरण हमें दे रखे हैं, जैसे रेड एल्गी का दे रखा है रोडामीनिया, फिल्लोफोरा और डिसेलेसरिया। ये हमारे पास रेड एल्गी के एग्जांपल दे रखे हैं। और यहाँ दे रखे हैं हमें मैक्रोसिस्टिक लेमिनेरिया और फ्यूकस। ब्राउन एल्गी का दे रखा है। और ग्रीन एल्गी की यदि हम बात करें, नेटेला है हमारे पास, कौशेला है हमारे पास और कोडियम है हमारे पास। ये एग्जांपल हमें दे रखे हैं। इनके बारे में हम वन बाई वन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर, देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा की बात करें, वहां पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैक्टीरिया के द्वारा की गई थी, लेकिन वहां पर जो उनको है हमने पादप नहीं माना था। अब यहाँ से हमारा जो प्लांटी जिसको हम बोल रहे हैं, पादप जगत जिसको हम बोल रहे हैं, प्लांटी ग्रुप, इसके अंदर जो भी अब पौधे आने वाले हैं हमारे पास, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। यानी सबसे पहले हमारे पास जैसे कि आ जाती है थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म। ये प्लांट के हमें वो दे रखे हैं। जैसे कि थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये हमारे पास 5 मेन ग्रुप दे रखे हैं जिनको हम प्लांट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। थैलोफाइटा के अंदर हमारे पास क्या है, देखो कवक भी आ जाती है और शैवाल भी आ जाती है इनके अंदर। थैलोफाइटा के अंदर हम 2 ग्रुपों को रखते हैं, कवक भी है हमारे पास और शैवाल, दोनों को मिलाकर थैलोफाइटा बोला जाता है। शैवाल, कवक मतलब फंजाई, हम पढ़ चुके हैं इसको, इन दोनों को मिला के थैलोफाइटा बोल दिया जाता है। फिर ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। बहुत उच्च वर्ग के प्लांट इसके अंदर आने वाले हैं और अभी इसके अंदर जो प्लांट है ना, उनका जो पादप शरीर जो होगा ना, वो जड़ तना फूल पत्ती में विभाजित नहीं होगा। तो इनके अंदर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है एल्गी। आज हमारी क्लास एल्गी की रहने वाली है। फिर दूसरा आएगा हमारे पास ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इनका मतलब सब हम समझेंगे। तो बात करते हैं फिलहाल हमारे पास जो प्लांट किंगडम हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, उस प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास जो पादप का शरीर जो रहने वाला है वो बहुकोशिकीय, और इनके अंदर जो कोशिका मिलेगी ना, वो हमें मिलेगी कैसी, यूकैरियोटिक कोशिका, ऐसे पादप मिलेंगे। दूसरा, इनके अंदर ये स्वपोषी होंगे। क्यों? क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बना लेंगे। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। मतलब ये हुआ कि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ये अपना भोजन बनाएंगे और साथ में उत्पाद के रूप में क्या निकलेगी, अपनी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्लियर वही बात? तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत। प्लांट किंगडम, पादप समूह, इसके निम्नलिखित भाग है हमारे पास। सबसे शुरुआत हमारी यहीं से होती है कि प्लांट कहाँ से बनना शुरू हुए थे। तो हमारे पास इससे पहले हमने पढ़ा था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर हमने कवक भी पढ़ लिया है, उससे पहले भी हमने बैक्टीरिया वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिए। और आज प्लांटी के अंदर हमारे पास एक नया वर्ग आ जाता है जिसे हम कह देते हैं क्या, एल्गी, जो कि इस पृथ्वी पर पादपों की कड़ी की शुरुआत यहीं से होती है। किससे? शैवाल से। ठीक है, तो थैलोफाइटा के अंदर हमारे पास कौन है, शैवाल भी आ गए और कवक भी आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर मोसे जाते हैं, जिन्हें काई के नाम से भी जानते हैं, ऐसे पौधे। टेरिडोफाइटा के अंदर फर्न आते हैं, ऐसे पौधों को रखा जाता है। मतलब अब सॉरी, पौधा अभी छोटा है, अभी जड़ तना पत्ती भी नहीं बनी है, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर थोड़े थोड़े संरचना, जड़नुमा संरचना का निर्माण हो जाएगा। फिर टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट होंगे जो झाड़ीनुमा संरचना बनाएंगे। और जिम्नोस्पर्म क्या होंगे भाई, थोड़े से और एडवांस हो जाएंगे। जिम्नोस्पर्म को एक नाम से और जाना जाता है ना, इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। मतलब बीज नग्न रहते हैं इनके अंदर, पूरी तरीके से बीज विकसित नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म हमारे पास जो है ना, इन्हें हम आवृत बीजी पौधों के नाम से जानते हैं। इनके अंदर फूल भी बनेगा, फल भी बनेगा, पूरा एडवांस पौधा जो आज हमें चारों तरफ देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ये हमारे आवृत बीजी पौधे, यानी हम बोले तो ये हमें एंजियोस्पर्म के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये थी हमारी आज की इस क्लास के अंदर कि प्लांट किस तरीके से हमारा इनका उद्विकास हुआ होगा। तो ये क्रम रहा है भाई, इस तरीके से प्लांटों का सबसे पहले वर्गीकरण हमने करना शुरू किया है। ठीक है, बात करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड के अंदर हमारा पास फिर आ जाता है क्या, एल्गी। देखो एल्गी जिसे हम शैवाल कहते हैं, इस शैवाल की बात करते हैं। इस शैवाल का जो अध्ययन है ना, इसकी एक ब्रांच है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, किसकी स्टडी करना भाई, एल्गी की स्टडी करना। एल्गी का जो अध्ययन कहलाता है ना, वो हमारे पास किस नाम से जाना जाता है, फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फाइकोलॉजी पर अपनी बहुत सारी स्टडी की है। एक तो है हमारे पास कौन, फ्रिस्ट एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं एमओपी आयंगर। ये नाम आपको याद रखना है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोला जाता है किसको, फ्रिस्ट को, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी बोला जाता है किसको, एमओपी आयंगर को। ये बात आपको याद रखना है, किस किसको, फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोला जाता है किसको, फ्रिस्ट को, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी बोला जाता है एमओपी आयंगर। दोनों साइंटिस्टों के आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में बहुत कहीं ना कहीं हमसे पूछा जाता है। दूसरी हम बात करते हैं एल्गी की प्रकृति के बारे में, इसका नेचर कैसा है, कहाँ पाई जाती है। तो देखो, है तो पादप ही हमारे पास, लेकिन पूरी तरीके से प्लांट नहीं है ये। प्लांट की एक संरचना का निर्माण होने की शुरुआत यहाँ से होने वाली है, तो हम बोल देंगे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन इनके अंदर देखो क्लोरोफिल पाया जाता है। जो एडवांस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल इसके अंदर भी है। और दूसरा जो एडवांस प्लांट है हमारे पास, उच्च पादप है, जो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, उसी तरीके से इस एल्गी के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लियर? नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस होता है इनके अंदर, और इसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं भाई। ठीक है,
इस कारण हम इनको स्वपोषी कह देते हैं भाई। ये बात याद रखना है भाई। स्वपोषी का मतलब यही होता है यदि कोई जीव जंतु अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उसे स्वपोषी कहा जाता है। तो हमारे पास जो एल्गी है ना, वो किस टाइप की है पोषण के आधार पर, तो ये हमारी स्वपोषी प्रकार की है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, देखो बात करते हैं इनकी अब जलीय प्रकृति के बारे में। जल के अंदर इनकी क्या स्थिति है, तो भाई देखो ज्यादातर जो शैवाल है ना, अधिकांश जो शैवाल है, मतलब हम तो ये कहेंगे पूरी के पूरी जो शैवाल है, ये शैवाल काय के अंदर देखने को मिलेंगे हमें, जल में पाए जाते हैं, नमी में पाए जाते हैं। कैसा ही पानी हो, चाहे वो मीठा पानी हो, चाहे वो खारा पानी हो, झील का पानी हो, नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, समुद्र का पानी हो, हमें वहां देखने को मिल जाएंगे जी। मतलब जहां पर नमी बनी रहती है उन स्थानों पर, पेड़ों की छालों पर भी मिल जाएंगे, गीली मिट्टी में भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये एल्गी है भाई, ये सर्वव्यापी है, सब जगह हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। बस अंदर है कि थोड़ा सा पानी वहां लंबे समय तक भरा रहना चाहिए। और ये एल्गी अपने आप ऑटोमेटिक वहां पर क्या कर लेती है, अपनी वृद्धि करना शुरू कर देती है। इनकी संरचना की बात करें तो भाई संरचना बड़ी सरल है, सिंपल स्ट्रक्चर है भाई इसका, ज्यादा कुछ शरीर के अंदर है ही नहीं है। इनके पूरे शरीर को हम यहाँ पर थैलस के नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद रखना है भाई। क्लियर भाई? अरे भाई किसी को नाम दे दिया, हाँ ये थैलस, थैलस नाम दे दिया है शरीर को, इनकी बॉडी को नाम दे दिया गया है। मतलब जड़ तना पत्ती तो इसके अंदर है नहीं है। अब भाई जिसके अंदर जड़ तना पत्ती विभिन्न प्रकार के अंग है ही नहीं है, तो उस बॉडी को हमने यहाँ पर बोल दिया है क्या, थैलस बोल दिया है। इसमें ना तो जड़ मिलने वाली है हमें, ना तना मिलने वाला है, ना पत्तियां, स्पष्ट रूप से ना तो जड़, ना तना, ना पत्तियां हमें देखने को मिलेंगी। हाँ लेकिन फिर भी क्या है ये भाई, प्लांट है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, स्वपोषी पोषण प्रकार का होता है, बहुकोशिकीय होता है और यूकेरियोटिक कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। तो प्लांट है तो कोश का भित्ति भी पाई जाएगी, बिल्कुल इसके अंदर सारी संरचना हमें जो पादपों के अंदर मिलती है वो देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन यदि बात करें फिर भी कि ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय संरचना है, देखो इससे पहले के हमने जो पादप पढ़े थे, जैसे फंजाई था हमारा, वो तो बहुकोशिकीय था। इससे पहले बहुत सारे प्लांटों को हमने डिस्कस किया, बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर कुछ जीव हमारे ऐसे थे जो एक कोशिकीय थे। इसके अंदर हमारे पास एक कोशिकीय भी देखने को मिल जाएगा और बहुकोशिकीय भी देख, मतलब एल्गी के अंदर हमें यूनिसेलुलर भी प्लांट मिल जाएंगे और मल्टी सेलुलर भी प्लांट मिल जाएंगे। जैसे बात करते हैं कुछ उदाहरण, कुछ शैवाल जैसे कि क्लोरेला, भाई याद रखना है क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोशिकीय शैवाल होती है, ये बात आपको याद रखना है। कौन को याद रखना है भाई, क्लोरेला, क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होती है भाई, ये बात आपको याद रखना है क्लोरेला, ठीक है। जैसे स्पाइरोगोरा अक्सर हमने पढ़ा हुआ है, स्पाइरोगोरा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। स्पाइरोगोरा क्या है भाई, एक प्रकार की शैवाल है, शैवाल है, एल्गी है ये एक प्रकार की, ठीक है स्पाइरोगोरा। दूसरा लेमिनेरिया भी हमने पढ़ा हुआ है। ये सब कैसे होते हैं भाई, बहुकोशिकीय होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन कुछ एल्गी ऐसी भी हैं इनका पूरा का पूरा शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं इनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस तरीके की संरचना हमें कहीं ना कहीं एल्गी की देखने को मिलती है। क्लियर? अब बात करते हैं भाई इनकी रंगों की विविधता। भाई प्रकाश संश्लेषण ये कर रहे हैं, जब इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इनके अंदर हो रही है, तो इनके अंदर हमें क्लोरोफिल और अन्य पिगमेंट के आधार पर ये हमें अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि रंग के आधार पर, रंग कहें हम या इनके अंदर इनको हम वर्णक कहें, वर्णक पिगमेंट जिनको बोला जाता है, उस रंग के आधार पर जी हमें अलग अलग रंग के देखने को मिल जाते हैं। कैसे रंग के देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हरे शैवाल, ठीक है ना, हरा रंग होगा इनका तो हरे शैवाल, इनका रंग भूरा होगा तो भूरे शैवाल हमारे पास, ठीक है। और यदि इनका रंग लाल होगा, लाल, तो इनको बोल देते हैं हम लाल शैवाल, ठीक है। अब हरे शैवाल को बोला जाता है क्या, क्लोरोफाइसी, ये बात आपको याद रखना है, क्लोरोफाइसी। भूरे शैवाल को बोला जाता है थियोफाइसी और लाल शैवाल को बोला जाता है रोडोफाइसी। ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम से ही हमसे कई प्रकार के क्वेश्चन बना के हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरे शैवाल किसे कहते हैं भाई, क्लोरोफाइसी को, भूरे शैवाल किसको बोला जाता है, थियोफाइसी को, और लाल शैवाल बोला जाता है किसको, रोडोफाइसी को। और इनके रंग के आधार पर हमें इनके अलग अलग रंग देखने को इसके अंदर हमें मिलते हैं। उस रंग के आधार पर जी हमें, या वर्णक जिनको हम बोलते हैं, या अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल के आधार पर जी हमें अलग अलग रंग के देखने को मिलते हैं। तो तीन तरीके के सवाल है, तीनों को हम पढ़ेंगे अभी।
ठीक है। दूसरी बात करें इनके अंदर प्रजनन किस तरीके का होता है, तो भाई इनके अंदर लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक भी होता है। लैंगिक प्रजनन हम पढ़ चुके हैं, देखो विखंडन हम पढ़ चुके हैं, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, बीजाणु निर्माण के द्वारा जो कि स्पोर बनता है कुछ विपरीत परिस्थितियों में इनके अंदर, उसके द्वारा भी होता है। और लैंगिक जनन की हम बात करें इनके अंदर समागम, जिसे गैमेटेंजियल फ्यूजन कहते हैं, एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो ये बात भी हमें याद रखना है कि एल्गी के अंदर, शैवाल के अंदर लैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं भाई हमारा इसका प्रकृति में क्या योगदान है। भाई प्रकृति के लिए तो बहुत कुछ योगदान है, क्यों, क्योंकि हमें इन्हीं से क्या प्राप्त हुई, सबसे पहले ऑक्सीजन प्राप्त हुई थी। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। और जो जलचर जीव हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, उनके लिए भोजन का जो आधार है ना, वो भी क्या है हमारे पास, ये इसलिए इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक इनको बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी, प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उत्पादन को बोला जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला जाता है, ठीक है। तो एल्गी की प्रकृति की बात करें, जलीय होती है, स्वपोषी होती है, थैलस प्रकार का इसका शरीर है, सरल संरचना वाले होते हैं, विभिन्न रंग पाए जाते हैं। इस आधार पर ये पौधेनुमा संरचना हमें अलग अलग रंग के देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अब आ जाती है हमारे पास कौन सी, भाई क्लोरोफाइसी, जिसे हम ग्रीन एल्गी या हरे शैवाल के नाम से जानते हैं। और सबसे एडवांस एल्गी ग्रीन एल्गी, सबसे विकसित एल्गी है। ग्रीन एल्गी को उच्च पादपों का पूर्वज कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनसे ही तो जो हायर एडवांस प्लांट हैं हमारे पास, इनसे ही तो उनका क्या हुआ होगा भाई, निर्माण हुआ होगा, इसलिए इनको उनका क्या बोला जाता है, एंसेस्टर बोला जाता है। एंसेस्टर मतलब डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो हमारे उच्च पादप हैं, उन उच्च पादपों का निर्माण जो हुआ होगा ना, वो इसी से ही हुआ होगा, ठीक है। इसलिए एडवांस प्रकार की एल्गी हमारी कही जाती है। इसकी प्रकृति की यदि बात करें हम, तो इसके अंदर देखो क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, क्लोरोफिल बी मिलेगा, जिससे इनका रंग कैसा होता है भाई, हरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो वर्णक हैं हमारे पास, दोनों जो क्लोरोफिल हैं, ये कैसे रंग के होंगे भाई, हरे रंग के होंगे। ये स्वपोषी होती है, हम पढ़ ही चुके हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती है। क्लियर बात, ठीक है भाई। भाई अब निवास की बात कर ले, इनकी हैबिटेट क्या है, कहाँ निवास करेगी, तो हम पढ़ चुके हैं भाई, कहाँ मिलने वाली है हमें, हमें ये मिलेगी देखो मीठे पानी के अंदर, फ्रेश वाटर। मीठा पानी मतलब साफ सुथरा पानी, वहां पर पाई जाएगी, जैसे कि तालाब के अंदर, झील के अंदर, नहर के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। कुछ नमी मिट्टी में, पेड़ों की छालों पर, चट्टानों पर भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये इनकी हैबिटेट है जो हम पढ़ चुके हैं। संरचना की बात करें तो इनका शरीर जो होता है ना, वही थैलसनुमा संरचना का होता है। ये एक कोश की है और कॉलोनियल समूह में रहती है। कॉलोनियल मतलब समूह है, यहाँ पर समूह, या फिर ये बहुकोशिकीय भी हो सकती है। सब तरीके का मिलेगा इसके अंदर, यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है। दूसरा, फिर इसके अंदर भोजन का निर्माण हो रहा है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो ये भोजन किस रूप में, वो हमें बात करना है इसके अंदर। तो भाई भोजन यहाँ पर जो रहता है ना, वो स्टार्च के रूप में होता है, और स्टार्च हम पढ़ते हैं कि एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इस रूप में भोजन का इसके अंदर क्या होता है भाई, स्टोर होता है, जिसे हम कहेंगे संचय होता है। तो याद रखना है भाई, एल्गी के अंदर भोजन किस रूप में स्टोर रहता है भाई, स्टार्च के रूप में रहता है। क्लियर बच्चों, ठीक है भाई। बात करते हैं, अब आ जाती है कि भाई ये पादप है, तो पादपों का मेन लक्षण तो क्या है, कोशिका भित्ति का पाया जाना। तो इसके अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसकी जो कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति का मतलब जो है कि मान लो ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, और ये इसके अंदर दो बाउंड्री पाई जाती है। तो सबसे बाहर वाली बाउंड्री को तो हम बोल देते हैं क्या, सेल वॉल, यानी बोले तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और अंदर वाली जो होती है ना, उसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, यानी कोशिका झिल्ली। तो इसकी जो कोशिका भित्ति है, वो दो परतों से मिलकर बनी होती है। अंदर वाली परत जो होती है ना, वो तो बनी होती है हमारी किससे, सेल्यूलोज से, और इसकी जो बाहर वाली परत होती है, वो बनी होती है पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज और पेक्टिन मतलब ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल है, वो दो लेयरों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो रहती है ना, परत जो रहती है ना, उसे तो हम कहते हैं वो पेक्टिन की बनी हुई है, और अंदर वाली परत जो होती है ना, वो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की। मतलब कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की भी बनी होती है और पेक्टिन की भी बनी होती है। क्लियर बात। अब बात करते हैं इनके अंदर जनन।
तो भाई जनन तो इनके अंदर क्लियर है हमारे पास क्या, एक तो होगा अलैंगिक और एक होगा लैंगिक। अलैंगिक के लिए हमारे पास बीजाणु स्पोर बनेंगे जिन्हें हम जू स्पोर या एप्लेनो स्पोर के नाम से जानते हैं। लैंगिक जनन गैमेटेंजियल, जहां पर आइसोगेमी, एन आइसोगेमी या फिर उगेमस प्रकार का होगा, जो हम पढ़ चुके हैं भाई पहले। क्लियर बात, हमारी पिछली क्लासों के अंदर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ उदाहरण, मतलब ग्रीन एल्गी के हमारे पास उदाहरण आ जाते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो हमें याद रखना है। एग्जाम क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। अच्छा, एग्जाम आप कहीं पे भी कोई दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जैसे कि क्लोरेला आ गया, ये कैसी होती है, गतिशील होती है, मतलब ये पानी के अंदर मूव कर सकती है, लेकिन कैसी है भाई, एक कोशिकीय शैवाल है। ये बात याद रखना है। क्लोरेला गतिशील होती है, एक कोशिकीय शैवाल होती है। दूसरी आती है एसिटाबुलेरिया, ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है भाई, ये बात भी आपको याद रख। एक कोशिकीय पादपों में सबसे बड़ा, हमने पढ़ा है कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन पादपों के अंदर सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप जिसे हम कहते हैं वो है हमारे पास एसिटाबुलेरिया, जो कि एक प्रकार की एल्गी है। कौन सी कलर की एल्गी है हमारे पास, ग्रीन। नेक्स्ट आता है क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक कोशिकीय होती है, यूनिसेल्युलर होती है। बॉल बॉक्स, औपनिवेशक, जो कि कॉलोनी यानी समूह में रहना पसंद करती है। अब आ जाता है, देखो हमारे पास स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, ये सब बहुकोशिकीय होती हैं और तंतु में होती हैं, मल्टी सेल्यूलर और फ्लामेंटस होती हैं। इनका शरीर इस तरीके से डिवाइड रहता है, बॉडी अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इनके फ्लामेंट्स कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर थाइलॉइड यानी बहुकोशिकीय थैलस रूपी होती है, जिसका नाम है हमारे पास क्या, अल्वा। ये बात आपको याद रखना है। मतलब संक्षेप में यदि हम बात करें, क्लोरोफाइसी जो है ना वो कैसे हैं, हमारे पास हरे शैवाल है, क्लोरोफिल ए और बी मिलेगा, स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करने वाले हैं, और अधिकांशतः ये देखने को मिलने वाले हैं हमें किसके अंदर, मीठे पानी यानी साफ पानी के अंदर देखने को मिलेंगे। नदी तालाबों में, हमें समुद्र में, झील के अंदर, पेड़ों की छाल पर, जहाँ नमी रहती है, गीली मिट्टी रहती है, वहां वहां हमें देखने को ये मिल जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। उदाहरण के बाद आगे आ जाता है हमारा अगली स्लाइड, और अगली स्लाइड के अंदर हमारे पास इनकी आर्थिक महत्व की बात की जाती है। आर्थिक महत्व भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, शैवाल भी हमारे पास, क्योंकि शैवाल का भी उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। हमारे पास कई प्रकार की औषधियां बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो भाई याद रखना क्या क्या हमें इनसे प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, भोजन की। देखो क्लोरेला की यदि बात करें, जो कि एक ग्रीन कलर का शैवाल है, एक कोशिकीय है, इससे हमें देखो क्या क्या मिलने वाला है, प्रोटीन मिलने वाला है इससे, विटामिन मिलने वाले हैं इससे, मिनरल से भरपूर रहता है ये, और ये है सिंगल सेल प्रोटीन जिसे हम कहते हैं एससीपी, इसके रूप में इसका क्या किया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट इसका रोल है किसका, क्लोरेला का, जो कि हमें याद रखना है भाई अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्पाइरोगायरा, अल्वा, क्लेमाइडोमोनास आदि कुछ प्रजातियां खाने योग्य हैं भाई, ये खाद्य हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, खाने योग्य। इनको हम खा सकते हैं, क्यों, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, मिनरल्स भी पाए जा रहे हैं, तो हम इनको खाने के रूप में इनका उपयोग करते हैं। दूसरा बात करते हैं ऑक्सीजन उत्पादन में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण में बड़ी मात्रा में O2 पैदा करते हैं भाई, ये O2 छोड़ते हैं। जलीय जीवों के लिए प्रमुख ऑक्सीजन का स्रोत यही है, क्योंकि पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी तो श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी सांस के रूप में क्या ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो उनके लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, उनके लिए ऑक्सीजन प्रदान करने का काम है किसके द्वारा, इन्हीं ग्रीन शैवाल के द्वारा। क्लियर, नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो हमारी कुछ फैक्ट्री हैं, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है, मतलब इनका कुछ ना कुछ चीज बनाने में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से उद्योग के रूप में, जैसे कि क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उनके लिए भोजन और ऑक्सीजन का स्रोत भी यही होती है। जैसे कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा, अंतरिक्ष के लिए कहीं सैर पर जाएगा, यात्रा करने के लिए जाएगा, टूरिस्ट प्लेस बनकर जाएगा कहीं पर, और वहां पर उसके लिए भोजन चाहिए, वो 10 दिन 15 दिन महीने भर 6 महीने साल भर जितने दिन भी वहां पर वो रुकेगा, तो वैसा तो नहीं इतना सारा भोजन यहाँ से बांध कर रख कर और वहां पर ले जाया जाए। तो क्या करते हैं, जो स्पेसशिप रहता है हमारा अंतरिक्ष यान जो रहता है, उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग चेम्बर होते हैं, जिसके अंदर कुछ भोजन को उगाने की व्यवस्था रहती है। जैसे शैवाल है हमारे पास, इस शैवाल को उगाने की व्यवस्था रहती है, वहां नमी वगैरह ये माध्यम बनाकर हम वहां पर उस चेम्बर के अंदर हम इस शैवाल को प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में भी उगाते हैं, लेकिन वो माध्यम किसके अंदर है, हमारा जो स्पेस यान है उसके अंदर है, और वो लोग इस भोजन को अपने खाने के रूप में उपयोग करते हैं। यानी इसलिए हम कह देते हैं कि इस क्लोरेला का उपयोग
अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में किया जाता है और उनके लिए ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनसे पशुओं का आहार भी बनता है, जिसे हम कैटल फीड या फिश फीड भी कहते हैं, बनाया जाता है। मतलब हम बात करें कि मछलियों के लिए भी भोजन बन जाता है और हमारे घर में पाले जाने वाले जो जानवर है ना, उनके लिए भी भोजन का काम ये करती है, क्योंकि मछलियां पानी के अंदर पाई जाती हैं और पानी के अंदर हमें शैवाल मिलेगी। शैवाल आसानी से अपना जीवन यहाँ पर इन भोजनों को ग्रहण करके करती है अपने पास। नेक्स्ट आ जाते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर। अब भाई फर्टिलाइजर उर्वरक तो हम उन्हें कहते हैं जो कि रासायनिक पदार्थ है हमारे पास। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ। और ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि कहाँ बनने वाले हैं भाई? फैक्ट्री में बनने वाले हैं। फैक्ट्री, रासायनिक पदार्थों का कहाँ निर्माण होने वाला है? मतलब उर्वरक हमारे पास वो हैं इनका निर्माण फैक्ट्री के अंदर होगा। रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल है। तो ये हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने का भी काम करते हैं भाई, उर्वरक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है भाई। और नाइट्रोजन, मेन रूप से कार्बनिक पदार्थ, इनको जोड़कर फसल की उत्पादकता में भी क्या कर देते हैं भाई? वृद्धि। तो मतलब हमारी फसल के लिए भी बहुत फायदेमंद है, वातावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है हमारे पास। मतलब शैवाल पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन करने के साथ साथ और भी विभिन्न कामों में भी इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा, प्रयोगशाला व शोध संस्थान के लिए, रिसर्च के लिए बात करें, देखो हम इन शैवालों को कोई भी साइंटिस्ट अपनी जो लैब के अंदर रिसर्च करता है, शोध करता है, उसमें भी इन्हीं शैवालों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे पास क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है हमारे पास। कोशिका विज्ञान और प्रकाश संश्लेषण के जो अध्ययन करते हैं, स्टडी वहां जो की जाती है, जेनेटिक्स की जो स्टडी की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो भाई बहुत इंपोर्टेंट रोल रखते हैं हमारे लिए कौन? भाई ये एल्गी। कौन से वाले एल्गी हैं जी? हमारे पास ग्रीन एल्गी। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक, क्लियर। और अक्सर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, हर टाइप का एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, जेल पुलिस का एग्जाम आप दे रहे हो, यूपी पुलिस एग्जाम दे रहे हो, जो भी एग्जाम आप जहाँ दे रहे हो जहाँ पर साइंस का वेटेज अच्छा खासा आपसे पूछा जा रहा है, वह हर क्वेश्चन, हर पॉइंट से, हर लाइन से एक क्वेश्चन बन के तैयार हो रहा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो हमारे पर्यावरण के लिए क्या महत्व है। तो देखो पर्यावरण के लिए सबसे पहला महत्व हमने पढ़ लिया है कि भाई ये हमें क्या प्रदान करने वाले हैं? ऑक्सीजन प्रदान करने वाले हैं, हमें ये O2 देने वाले हैं, ऑक्सीजन इनसे मिलेगी। दूसरा काम क्या है कि हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, उसको ये क्या करने वाले हैं? एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसे हम क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं, उसको ये अवशोषित करके कार्बन सिंक का काम करते हैं भाई। दूसरा, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के काम में भी ये आते हैं। वाटर पॉल्यूशन जो होता है ना, उसको भी ये नियंत्रित करने का काम आते हैं। तो पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। अन्य पॉइंट की बात करते हैं, देखो बायोफ्यूल, जैव ईंधन की बात की जाए, देखो बायोफ्यूल, अभी हमारे पास जो ईंधन है ना, वो हम पूरी तरीके से डिपेंड है किस पर? कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और सीएनजी हमारे पास, इन पर हम पूरी तरीके से अभी डिपेंड है। तो कोयला का उपयोग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है भाई? कम होता जा रहा है। उसकी जगह डीजल, पेट्रोल का हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे वातावरण में कई प्रकार की प्रदूषण फैलने की वजह से कई प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिल रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक ईंधन बन जाए जो हमारे इस वातावरण को कोई प्रदूषण ना फैलाता हो। ऐसी टेक्नोलॉजी पर क्या किया जा रहा है भाई? काम किया जा रहा है। तो जैसे ही हमारे पास आता है, देखो जैव ईंधन बनाने के लिए अनुसंधान का कार्य इस पर जारी है भाई, इन पर, ठीक है। औषधीय उपयोग में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कुछ शैवाल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक औषधियां बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए भी इनके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उनको क्या कर देते हैं? नष्ट। तो कई प्रकार की औषधियां बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास एक आ जाती है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं क्लोरेला, जिसको हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरेला। इससे क्लोरेलिन नामक एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जिसे कहते हैं ना, वो प्राप्त होती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पैरासाइटिक एल्गी, जो भी है सेफेलोरस, ये चाय के पौधों पर परजीवी रूप में उग जाती है और वहां रहकर ये लाल किट रोग, जिसे हम रेड रस्ट के नाम से जानते हैं, वो रोग पैदा करती है। परजीवी मतलब उसके शरीर पर उग जाती है और उसके शरीर से अपना भोजन या पानी, नमी या सारा अपन बात करें वो करती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो खुद कर लेती है। अब इसको जरूरत है किसकी? सारा की, अपनी रक्षा करने के लिए। वो माध्यम ये किसको देख लेती है? चाय के पौधे पर
लेकिन वहां जाकर एक नुकसान ये कर देती है, लाल किट रोग पैदा कर देती है। ठीक है जी, चाय के अंदर, तो चाय के अंदर लाल किट रोग पैदा करने वाली शैवाल का नाम बताइए भाई, तो वो है हमारे पास सेफेलोरियस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, एल्गी की क्लास है देखो ये हमारी, और इसके अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एल्गी पाई जाती है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास क्या, ब्राउन एल्गी। सी वुड्स के नाम से भी जानते हैं इनको, कैल्प के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये है हमारे पास कैसे, भूरे शैवाल, भूरे शैवाल, भूरे शैवाल इनको बोला जाता है। क्लियर, सामान्य परिचय की हम इनकी बात करते हैं। ब्राउन एल्गी इनको बोला जाता है क्योंकि इनको, इनके अंदर फाइकोजेंथिन या फाइकोफाइसिन ये पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्णक पाया जाता है। इस कारण ये हमें गोल्डन कलर या हम कहें ब्राउन कलर के हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका रंग कैसा होता है भाई, हरा या भूरा या गहरा कलर कुछ देखने को मिलता है। अधिकांश समुद्री मैराइन होते हैं, ज्यादातर हमें समुद्र के अंदर मिलेंगे, खासकर ठंडे पानी में। ठीक है, समुद्र का पानी भी गर्म और ठंडा जो होता है, ठंडे पानी में मिलेंगे। संरचना की बात करें, अधिकांशतः कैसे होती हैं, जो बहुकोश की होती है, मल्टीसेलुलर के बड़े आकार के होते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, शरीर इनका विभाजित होता है। थैलस जो होता है ना, अभी हम इसको थैलस बोल रहे थे ना, वो शरीर अलग अलग भागों में विभाजित होना शुरू हो जाता है यहाँ से। जैसे कि जड़ जैसा एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर होल्ड फास्ट। जड़ नहीं है लेकिन इसके अंदर जड़ जैसी एक संरचना इसके अंदर बनना शुरू हो गई है, उसे हम यहाँ पर बोल देते हैं होल्ड फास्ट, जो इनको चट्टानों पर चिपकने के लिए सहायता करती है। इसका मतलब ये है कि जी पानी से जमीन पर भी आना शुरू कर दिया, चट्टानों के साथ चिपक जाती है और वहीं पर अपना जीवन यापन करना शुरू सॉरी कर देती है। इस टाइप जो होता है ना, वो तने जैसा भाग होता है इसका, तना। ठीक है, ये याद रखना। फ्रॉन्ड या लेमिना, पत्ती जैसी संरचना, मतलब इनका जो पादप शरीर है, जो थैलस है, वो अब विभाजित होना क्या हो गया शुरू, मतलब जड़ बनना शुरू हो गई, तना बनना शुरू हो गया, पत्ती बनना शुरू हो गई। ये संरचना इनके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। कुछ बहुत बड़े बड़े आकार तक बढ़ जाती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, कैल्प, लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिक, जो करीबन 100 मीटर तक अपना शरीर का आकार बढ़ा लेते हैं, तो इनको कैल्प बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमें याद रखना है कौन कौन है यहाँ पर, लेमिनेरिया है, मैक्रोसिस्टिस है हमारे पास, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, तो ये जड़ जैसी संरचना या तने जैसी संरचना या पत्ती जैसी संरचना इनके अंदर देखने को मिली। भंडारण स्टोर फूड की यदि बात करें तो मुख्य रूप से मैनिटोल या लेमिनेरिल नामक भोजन इनके अंदर उपस्थित होता है। कोशिका विद्युत की यदि बात करें तो सेलुलोज की बनी है, प्लस एलाइन, एल्जिन, एल्जिन भी इनको बोल दिया जाता है, एलाइन या एल्जिन जो पदार्थ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है हमारे पास, औद्योगिक पदार्थ कहलाता है, जो इन्हीं से हमें प्राप्त होता है। ये बात आपको याद रखना है भाई। क्लियर, नेक्स्ट प्रजनन की हम बात करें, इनके अंदर अलैंगिक, लैंगिक जूस्पोर द्वारा और लैंगिक आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी के द्वारा होता है। जीवन चक्र में इसके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है भाई इसका प्रकार। ठीक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है इनका जीवन चक्र। ठीक है, अब ये इनके युग्मक के आधार पर डिपेंड करता है कि क्या हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। आर्थिक महत्व यदि इनके की बात की जाए तो इनका भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाएगा, जैसे लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, फाइकस है, खाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आयोडीन, विटामिन का भी मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे लेमिनेरिया है हमारे पास, इसी लेमिनेरिया से हमें क्या प्राप्त होती है, ये आयोडीन प्राप्त होती है। ठीक, ये बात याद रखना। नेक्स्ट उद्योग के रूप में बात करें तो इसकी जो कोशिका भित्ति का एक उत्पाद था एल्जिलिन, जिसको एल्जिनेट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपयोग देखो आज भी हम आइसक्रीम बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, कॉस्मेटिक मटेरियल बनाने में और टेक्सटाइल उद्योग में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो हमने नाम सुना है अगर एक केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जिसे जिलेटिनियस प्रकार का होता है, गाढ़ा विस्कस होता है, वो पदार्थ भी हमें इन्हीं एल्गी से प्राप्त होता है, ब्राउन एल्गी से। उर्वरक के रूप में बात करें, समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में इस सीवीड्स को खाद्य के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं इस बात को। तो पशु आहार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, चारा मवेशियों को खिलाया जाता है, इनका जो चारा बनता है ना, सीवीड्स जो बनता है, उसे पशुओं को खिलाया जाता है। औषधीय गुण भी हैं, रक्तचाप कम करने में, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटीकोगुलेंट, रक्त को जमने से रोकने के लिए। एंटीवायरल,
दवाइयाँ भी इनसे बनाई जाती हैं, उनका भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बात करें लेमिनेरिया, इसका उपयोग भोजन के रूप में तो किया ही जाता है, साथ साथ में इससे आयोडीन और ब्रोमीन भी हमें प्राप्त होती है। आयोडीन का सिंबल होता है आई हमारे पास, और ब्रोमीन होती है हमारे पास Br, जो कि हमारी आवर्त सारणी में केमिस्ट्री में हम इनको हेलोजन के नाम से जानते हैं भाई, हेलोजन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, हेलोजन के नाम से जाना जाता है। और उदाहरण है हमारे पास सार्गेसम है, फ्यूकस है, मैक्रोसिस्टिस है, डिक्टियोटा भी है। ये हमारे उदाहरण थे किसके, इसके। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास क्या, रोडोफाइस, जिन्हें हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। भाई लाल रंग इनका देखने को हमें मिलने वाला है। तो लाल रंग का वर्णक पाया जाता है इनके अंदर, इस वजह से हमें ये कैसे रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की। तो समुद्र का पानी जो होता है ना, वो लाल इसी वजह से दिखाई देता है। अक्सर हमने सुना है कि एक समुद्र ऐसा है जिसका पानी लाल भी है। तो लाल पानी दिखाई देने के पीछे वजह यही है कि उसके अंदर इस नाम की शैवाल पाई जाती है, जिसे रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। इसलिए उस समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है, हमें रेड दिखाई देता है। रेड एल्गी को अपन एंशियंट एल्गी भी बोला जाता है, प्राचीन शैवाल भी कहा जाता है भाई, ये बात आपको याद रखना है। और ये शैवालों का वह वर्ग है जिन्हें रेड एल्गी, लाल शैवाल भी कहा जाता है, ये बात याद रखना है। इनका लाल रंग जो होता है ना, वो फाइकोबिलिन पिगमेंट्स, विशेषकर फाइकोइरिथिन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये फाइकोइरिथिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, इसके कारण इनका होता है। प्रमुख लक्षण की बात करें, रंग द्रव पिगमेंट्स की बात करें, तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए और डी दोनों हमें देखने को मिलेंगे। सहायक पिगमेंट भी और पाए जाते हैं, जैसे फाइकोइरिथिन लाल रंग देगा, फाइकोसाइनिन इन्हें नीला रंग देगा। फाइकोइरिथिन अधिकता से पाया जाता है, इस कारण इनका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल रंग। पिगमेंट तो और भी हैं इनके अंदर, लेकिन ज्यादा मात्रा में फाइकोइरिथिन पाया जाता है, इस वजह से ये हमें कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। क्लियर। नेक्स्ट इनके अंदर फूड स्टोर की बात कर लेंगे कि ये भोजन को अपने अंदर किस रूप में व्यवस्थित करके रखती हैं भाई। तो देखो भोजन की बात करें तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार का स्टार्च बनता है, जिसे फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं भाई, ये आपको नाम याद रखना है। इसके अंदर रेड एल्गी के अंदर भोजन स्टोर होता है किस रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की पैक्टिन से ही बनी होती है। कुछ में क्या होता है, कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम CaCO3 कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जमा हो जाता है, जिससे एक ऐसी हो जाती है भाई कठोर इनकी कोशिका भित्ति हो जाती है। तो ये कोरल रीफ्स का निर्माण कर लेती हैं, जिन्हें हम मूंगे की चट्टानें कहते हैं, मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टानों के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। संरचना की बात करें, अधिकतर कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, और शरीर का आकार छोटे से लेकर बहुत झाड़ी जैसा बड़ा हो जाता है भाई, ये भी बड़े होने लगे हैं, प्लांट जैसी संरचना इनके अंदर निर्माण होने लगी है, जिसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पर झाड़ी। लेकिन झाड़ियों में हमने टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में इनको नहीं रखा है। वासस्थान की इनकी बात करें, अधिकतर कैसे होते हैं भाई, ये समुद्री होती हैं और जल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ का तापमान एकदम से, जैसे गर्मियां हैं तो बिल्कुल क्लियर रूप से गर्मियां पड़ती हैं, सर्दियां हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से सर्दी, और गर्मी है तो बिल्कुल पूरी तरीके से गर्मी, और बरसात यदि है वहां पर तो बरसात भी पूरी तरीके से। ऐसे क्षेत्रों को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे कि उत्तर भारत वाला जो हमारा जो क्षेत्र है जिसमें हम निवास करते हैं, वहाँ का जो क्षेत्र है ना, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर बरसात भी बहुत अधिक, गर्मी भी बहुत अधिक और सर्दी भी बहुत अधिक, मतलब जो मौसम है तीनों के तीनों क्लियरली बदलते दिखाई देते हैं हमें। ऐसा नहीं है कोई भी मौसम ओवरलैप यहाँ पर हो रहा होता है, उस क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय कहते हैं, जहाँ पर परिवर्तन क्लियर रूप से दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है जनन। तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, वानस्पतिक जनन जिसे हम कहते हैं, पतिक जनन या प्रजनन जिसको बोला जाता है। एसेक्सुअल मतलब हम इसको अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और ये आ जाता है हमारे पास फिर क्या, लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन। ये नाम हमें याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन मतलब यहाँ पे है खंडन के द्वारा, टुकड़े कर दिए जाते हैं इसके, या विखंडन हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से, उसके द्वारा जनन इनके अंदर होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर इनके अंदर बनेंगे, मोनोस्पोर जिन्हें हम कहेंगे, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। और ऊगेमस प्रकार का इनके अंदर एक लैंगिक जनन पाया जाता है,
जिनमें नरगामी कोशिका नॉन मोटाइल होती है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर भाई बात। तो ये जनन इनके अंदर हमें इस तरीके का देखने को मिलता है। आर्थिक महत्व की यदि बात की जाए इनकी, आर्थिक महत्व देखते हैं। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनका खाद्य रूप में, बिल्कुल हमारे पास सबसे उदाहरण पहला आ जाता है पोरफायरा। एशियाई देशों में ये खाई जाती है भाई, इस बात को आपको याद रखना है। एशियाटिक जो देश हैं हमारे पास एशिया में, उनको अंदर पोरफायरा को क्या किया जाता है भाई, खाया जाता है इस शैवाल को। औद्योगिक उपयोग में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। इनसे अगर अगर नाम की एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम कल्चर मीडियम के रूप में करते हैं, आइसक्रीम के रूप में करते हैं, जेली के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ हमारा जिलेडियम, जिसे हम बोलते हैं ग्रेसिलेरिया बोला जाता है, अगर अगर जिसको हम बोल रहे हैं कल्चर मीडियम कहलाता है। ऊतक संवर्धन में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये चीज हमें इनसे प्राप्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिससे केराजिनिन आइसक्रीम बनाने के लिए नामक पदार्थ प्राप्त होता है। चॉकलेट के लिए, मिल्क को गाढ़ा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है भाई कॉन्ड्रस क्रिस्पस। दूध को गाढ़ा करने के लिए भाई, अक्सर आपने देखा होगा आज जितनी दूध का उत्पादन नहीं है उतना ज्यादा खपत हो रहा है, तो दूध बन कहां से रहा है भाई, इतने तो जानवर है नहीं हमारे पास। जितनी गाय नहीं है उतना गाय का घी खिलाया जा रहा है भाई। तो भाई ये है क्या, कहाँ से इतनी चीजें बन रही है, इतना दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी दूध हर जगह अवेलेबल है, तो क्या है भाई, इसी तरीके से इन दूधों को बनाया जा रहा है। आजकल हमें इतनी मात्रा में उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास नए नए प्रकार के केमिकल, नए नए प्रकार के पदार्थों की हम खोज करके हम मानव जीवन के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद चीजों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज भी अनुसंधान ऐसी चीजों पर जारी है, हर चीज पर कहीं ना कहीं शोध रिसर्च चल रहा है, जिससे आगे आने वाली मानव जाति को, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को बचाने के लिए हर संभव से संभव प्रयास किए जाएं। ऐसे एक्सपेरिमेंट अक्सर किए जाते हैं। इसके अलावा औषधियों के कैप्सूल जो बनते हैं, हमारी पास जो दवाएं आती हैं उनका जो कैप्सूल रहता है, जो खोल जो रहता है ना, वो इसी का बना रहता है, कोलोइड केराजिनिन से ही बनाया जाता है, जो हमने पढ़ा था केराजिनिन, जिसका उपयोग हम आइसक्रीम आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, और नष्ट हो जाता है उसके अंदर। तो कैप्सूल के खोल जो बने होते हैं ना, वो इसी के बने होते हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस स्पीसीज के, जो कि एक रेड एल्गी है हमारे पास। ठीक है, औषधीय महत्व में बात करें, इनसे विटामिन भी मिलेंगे, खनिज भी इनके अंदर भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। कुछ प्रजातियों का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी किया जाता है, बिल्कुल बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं जिनका उपयोग हम आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी करते हैं, देसी दवाओं के रूप में भी हम इनका उपयोग करते हैं। जड़ी बूटी है एक तरीके से हम इनको बोला जाए, शैवाल हमारे पास। ठीक है, वातावरण के लिए क्या इंपॉर्टेंस रोल रखती है, ये समुद्री का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें भी ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं भाई। ठीक है, और चूना पत्थर लाइमस्टोन जिसे बोला जाता है, इसका निर्माण करने में भी ये क्या होती है भाई, सहायक होती है पानी के अंदर। उदाहरण कुछ हमें दे रखे हैं, वो आप याद रख सकते हो, जैसे पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और कॉन्ड्रस, ये इसकी हमारे पास क्या दे रखी हैं, जातियां दे रखी हैं। क्लियर भाई। तो ये थी हमारी पास क्लास किसकी, एल्गी की, जिसके अंदर हमने आज एल्गी के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, जिन्हें हम ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। और एल्गी वास्तव में होता क्या है भाई, तो प्लांटों से पहले की संरचना, पूरी तरीके से प्लांट नहीं है। क्यों, प्लांट जैसी संरचना नहीं है, लेकिन प्लांट तो है क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इनके अंदर भोजन का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन का उत्पादन इनके द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब प्लांट तो है, लेकिन प्लांट जैसे जो संरचना होती है इनके अंदर, क्या जिन्हें हम कहें वृक्ष जैसी संरचना, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल फल ये बनता हो, इसके अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी हमारी इस क्लास के अंदर। तो अभी तक भी भाई, जिस भाई ने भी अभी तक इस क्लास को, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सबसे पहले भाई अब तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो आपको आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, और उस टॉपिक को हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा आज की क्लास के अंदर हमारा एल्गी हो गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा ब्रायोफाइटा। तो हम समझेंगे क्या ब्रायोफाइटा होते हैं हमारे पास, इनके अंदर कैसी संरचना होगी, मतलब कहीं ना कहीं उनके लक्षण इस एल्गी से तो मिलते ही जुलते होंगे, लेकिन फिर भी एल्गी से कुछ डिफरेंट संरचना का इनके अंदर निर्माण हुआ होगा,
इसलिए हमने कुछ पादपों को किसके अंदर व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, ब्रायोफाइटा। इसी तरीके से हमने इनका वर्गीकरण करना शुरू है, इनका लक्षण, इनकी शारीरिक संरचना, इनका उत्पादन, इनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कईयों लक्षणों को यदि देखा जाए इनको, तो उस आधार पर पादपों का वर्गीकरण क्या हो गया, आवश्यक हो गया था। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हमने यही उन पादपों के बारे में हमने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, जहां पर हम आपके लिए ब्रायोफाइटा की जो क्लास रहेगी वो आपका कंप्लीटली आपको एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट ब्रायोफाइटा से जो भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, जिस लेवल के भी बनते हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें आपको क्या कराई जाएंगी, अवेलेबल कराई जाएंगे। इस और पिछली क्लास हमारे पास जो भी रही हैं उनकी जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनकी भी आपकी क्या है कि उनकी भी हमने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर आप अलग अलग क्लासों को क्या कर सकते हो, वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो भाई सभी लोग सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।